ये कहानी ऐसे समय की है जहाँ पैसा ही सब कुछ है, जहाँ पैसों के बदले किसी की भी जान ली जा सकती है। यहाँ इंसान से ज्यादा कीमत पैसों की है और यही इस कहानी का सबसे खतरनाक सच है, जहाँ सही और गलत के बीच की लाइन बहुत पतली हो चुकी है और लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान रेगिस्तान से, जहाँ चारों तरफ सन्नाटा है और इसी सन्नाटे के बीच हमें एक आदमी दिखता है जो एक खतरनाक क्रिमिनल होता है, जिसे पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही होती है। लेकिन ये कोई आम क्रिमिनल नहीं होता। इसका नाम है एंटोन चिगुर, जो बाहर से शांत दिखता है। जब पुलिस स्टेशन में ऑफिसर किसी और से बात कर रहा होता है तब सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अचानक एंटोन पीछे से उस पुलिस वाले का गला दबाकर उसे मार देता है। वो स्ट्रगल करता है, छूटने की कोशिश करता है, लेकिन एंटोन का ग्रिप इतना मजबूत होता है कि कुछ ही सेकंड में उसकी सांस रुक जाती है और वो मर जाता है। और एंटोन बिना घबराए, बिना जल्दी किए उसकी चाबी लेता है और उसकी कार लेकर वहां से निकल जाता है। आगे जाकर वो सड़क पर एक आदमी की कार को रुकवाता है, उससे नीचे उतरने को कहता है और उससे कैजुअली बात करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और अचानक अपने कैप्टिव बोल्ट पिस्टल से उसके सिर में वार कर देता है और उसे वहीं खत्म कर देता है और फिर आराम से आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ हमें ल्यूवलिन मॉस दिखाया जाता है, जो एक आम इंसान है जो शिकार करने गया होता है। उसे दूर कुछ गाड़ियां दिखाई देती हैं और क्यूरियोसिटी में वो उनके पास जाता है, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचता है उसका चेहरा बदल जाता है, क्योंकि वहां का सीन बहुत भयानक होता है। चारों तरफ लाशें पड़ी होती हैं, खून फैला होता है और गोलियों के निशान साफ दिखाते हैं कि यहाँ बहुत खतरनाक शूट आउट हुआ है। ये साफ होता है कि यहाँ ड्रग डील गलत हो गई है। एक आदमी अभी भी जिंदा होता है जिसके पेट में गोली लगी होती है। वो बहुत मुश्किल से सांस ले रहा होता है और पानी मांगता है। उसकी हालत देखकर मॉस रुकता है, लेकिन उसके पास पानी नहीं होता और वो कुछ कर नहीं पाता। वो आगे बढ़ता है और एक पेड़ के नीचे एक डेड बॉडी को देखता है जिसके पास एक बैग पड़ा होता है। मॉस जब उस बैग को खोलता है तो अंदर $2 मिलियन होते हैं। इतने सारे पैसे देखकर उसका दिमाग घूम जाता है। वो इधर उधर देखता है, सोचता है, डरता है कि कहीं कोई देख ना ले, लेकिन आखिर में वो फैसला लेता है और बैग उठाकर अपने घर ले आता है। रात को जब वो सो रहा होता है तो उसका दिमाग शांत नहीं होता। उसे वही घायल आदमी याद आता है और गिल्ट उसे सोने नहीं देता, और अचानक वो उठता है और पानी लेकर वापस उसी जगह जाने का फैसला करता है। लेकिन यही उसका सबसे बड़ा गलत फैसला बन जाता है, क्योंकि जैसे ही वो वहां पहुंचता है उसे एहसास हो जाता है कि अब वो अकेला नहीं है। वहां पहले से कुछ लोग मौजूद होते हैं और जैसे ही वो अपनी गाड़ी के पास पहुंचता है उसे आवाज आती है। वो देखता है कि कुछ लोग उसकी गाड़ी के पास खड़े हैं और उसे देखते ही उस पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। एक शॉटगन की गोली उसके कंधे में लग जाती है। दर्द के बावजूद वो भागता है। जान बचाने के लिए वो नदी में कूद जाता है और उसके पीछे एक डॉग भी कूद जाता है जो उसे मारने के लिए ट्रेंड होता है। वो पानी में भी उसका पीछा करता है। किनारे पहुंचकर मॉस अपनी गन लोड करता है और सही मौका देखकर उस डॉग को मार देता है। अब उसे पूरी तरह समझ आ जाता है कि उसने बहुत बड़ी मुसीबत अपने ऊपर ले ली है। वो घर जाता है और अपनी वाइफ कार्ला जीन मॉस को जल्दी से सामान पैक करने को कहता है। उसकी आवाज में घबराहट साफ सुनाई देती है और दोनों बिना समय गंवाए वहां से निकल जाते हैं। लेकिन उनके जाने के कुछ ही समय बाद वहां एंटोन चिगुर पहुंच जाता है। वो घर में घुसता है, हर चीज को ध्यान से देखता है, जैसे हर छोटी चीज से कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। दीवारों को देखता है, फर्श को देखता है, फिर वो फ्रिज खोलता है और दूध निकालकर आराम से पीता है, जैसे उसे कोई जल्दी नहीं है, जैसे वो जानता हो कि उसका शिकार ज्यादा दूर नहीं गया। मॉस अपनी वाइफ कार्ला जीन मॉस को उसकी माँ के पास भेज देता है ताकि वो सेफ रहे और खुद उस बैग के साथ एक होटल में चला जाता है। वो बैग को सेफ रखने के लिए एसी वेंट में रस्सी से बांधकर छुपा देता है और बार बार चेक करता है कि वो सही जगह पर है या नहीं, क्योंकि अब उसे हर पल डर लग रहा होता है कि कोई भी कभी भी उसके पास पहुंच सकता है। इसी बीच है कि कोई उसे देख रहा है, इसलिए वो स्मार्ट मूव लेते हुए अपना रूम बदल देता है ताकि वो सेफ रह सके और बैग को आसानी से निकाल सके। तभी हम कार्सन वेल्स को देखते हैं जो मॉस को ट्रैक कर रहा होता है। उसके पास एक ट्रैकिंग डिवाइस होता है जो उसी बैग से सिग्नल पकड़ रहा होता है। जैसे ही वो होटल के पास पहुंचता है डिवाइस तेज बीप करने लगता है और वो सिग्नल फॉलो करते हुए एक रूम तक पहुंचता है जहां सिग्नल सबसे ज्यादा होता है। वो बिना देर किए दरवाजा तोड़ता है और अंदर मौजूद लोगों को गोली मार देता है, लेकिन उसे बैग नहीं मिलता क्योंकि ल्यूवलिन मॉस पहले ही बैग लेकर निकल चुका होता है। मॉस एक दूसरे होटल में जाता है जहां वो ज्यादा पैसे देकर किसी को कुछ न बताने के लिए कहता है। वो रिसेप्शनिस्ट से भी कम बात करता है ताकि कोई उसे याद ना रखे, और जब वो कमरे में पहुंचता है तो सबसे पहले दरवाजा लॉक करता है, खिड़की चेक करता है और फिर बैग खोलता है। लेकिन जैसे ही वो बैग खोलता है उसका चेहरा बदल जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसमें ट्रैकर लगा हुआ है और ये देखकर उसे समझ आ जाता है कि अब वो पूरी तरह ट्रैप में फंस चुका है। तभी उसे दरवाजे के बाहर हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई धीरे से हैंडल को छू रहा हो। वो तुरंत अपनी गन तैयार करता है और दरवाजे की तरफ एम करता है। उसका दिल तेज धड़क रहा होता है, लेकिन उसका फोकस पूरी तरह सामने होता है। अचानक लॉक टूटता है और सामने एंटोन चिगुर खड़ा होता है और बिना एक सेकंड गंवाए दोनों के बीच जोरदार फायरिंग शुरू हो जाती है। गोलियों की आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंजने लगती है। मॉस को गोली लगती है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो किसी तरह खिड़की से बाहर कूदकर भागता है। नीचे सड़क पर आकर वो किसी से मदद लेने की कोशिश करता है, लेकिन एंटोन
उस आदमी को भी मार देता है, क्योंकि उसके लिए हर कोई सिर्फ एक ऑब्स्टिकल है। मॉस किसी तरह गाड़ी लेकर भागता है, लेकिन खून बहने की वजह से उसका कंट्रोल कमजोर हो जाता है और थोड़ी दूर जाकर एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी बुरी तरह डैमेज हो जाती है, लेकिन मॉस फिर भी हार नहीं मानता। दूसरी तरफ एंटन भी इस लड़ाई में घायल होता है, लेकिन उसकी सबसे खतरनाक बात यही है कि वो दर्द में भी शांत रहता है। वो खुद अपना इलाज करता है, अपने हाथ से गोली निकालता है और बिना किसी इमोशन के फिर से मॉस के पीछे निकल पड़ता है, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक ऑब्सेशन बन चुका है। मॉस किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां उसकी हालत काफी खराब होती है, खून काफी बह चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी मुलाकात कार्सन वेल्स से होती है, जो शांत तरीके से उससे बात करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये खेल अब उसके हाथ से निकल चुका है। वो उसे बताता है कि जिस आदमी के पीछे वो है वो कोई आम किलर नहीं है। वो कहता है तुम नहीं जानते तुम किससे लड़ रहे हो, और उसे ऑफर देता है कि अगर वो पैसे उसे दे दे तो वो उसे इस सिचुएशन से निकाल सकता है। लेकिन मॉस अपने फैसले पर अड़ा रहता है। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर जिद भी उतनी ही मजबूत होती है और वो साफ मना कर देता है, क्योंकि अब ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं रह गया बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट और सर्वाइवल का मामला बन चुका है। उधर एंटोन चिगर कार्सन वेल्स को ढूंढ लेता है और उससे आमने सामने बात करता है। वेल्स उसे रोकने की कोशिश करता है, उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एंटोन उसकी एक भी बात नहीं सुनता। उसके लिए ये सब इरेलेवेंट है और बिना किसी इमोशन के वो उसे मार देता है, जैसे उसकी जिंदगी की कोई कीमत ही ना हो। इसके बाद एंटोन मॉस को फोन करता है। उसकी आवाज हमेशा की तरह शांत होती है, लेकिन उसी शांति में सबसे बड़ा डर छिपा होता है। वो कहता है कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो उसकी वाइफ को ढूंढकर मार देगा। ये धमकी सीधी और साफ होती है, लेकिन मॉस इस बार भी नहीं डरता। इसके बाद मॉस अपनी वाइफ कार्ला जीन मॉस को कॉल करता है और उसे अपने पास आने के लिए कहता है। उसकी आवाज में अर्जेंसी होती है। वो चाहता है कि वो जल्द से जल्द उससे मिले ताकि वो उसे सेफ रख सके, और उसे ये भी कहता है कि अगर कुछ भी हो तो वो पैसे लेकर कहीं दूर चली जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है, क्योंकि जब तक उसकी वाइफ वहां पहुंचती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि ल्यूवेलिन मॉस को कुछ दूसरे क्रिमिनल्स मार चुके होते हैं और ये सीन हमें डायरेक्टली नहीं दिखाया जाता, जिससे कहानी और भी शॉकिंग और अनप्रेडिक्टेबल बन जाती है। जब कार्ला जीन मॉस को ये पता चलता है तो वो अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। उसका भरोसा, उसकी उम्मीद, सब कुछ खत्म हो जाता है। वो समझ ही नहीं पाती कि ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। फ्यूनरल का सीन आता है जहां माहौल पूरी तरह शांत होता है और हर चीज बहुत भारी लगती है। कार्ला जीन अकेली रह जाती है और उसके पास अब कुछ भी नहीं बचता। इसके बाद जब वो अपने घर वापस आती है तो सब कुछ नॉर्मल दिखता है, लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं रहती, क्योंकि वहाँ एंटोन चिगुर पहुंच जाता है। वो दरवाजे पर खड़ा होता है और बिना किसी डर के अंदर आ जाता है। उसकी प्रेजेंस ही डर पैदा करने के लिए काफी होती है। वो कार्ला जीन से बात करता है। उसकी आवाज हमेशा की तरह धीमी और कंट्रोल्ड होती है। वो उससे कॉइन टॉस करने को कहता है और कहता है कि उसकी जान अब इस सिक्के पर डिपेंड करती है, लेकिन कार्ला जीन इस बार मना कर देती है। वो कहती है कि ये सब उसका फैसला है और वो इस खेल का हिस्सा नहीं बनेगी। वो एंटोन को सीधे चैलेंज करती है और कहती है कि तुम खुद डिसाइड करो। कुछ सेकंड के लिए माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। एंटोन उसे देखता है जैसे वो समझने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन आखिर में वो अपने ही रूल्स फॉलो करता है और बिना किसी इमोशन के उसे मार देता है। इसके बाद वो घर से बाहर निकलता है और जैसे ही वो सड़क पर आता है, अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी उसकी कार से टकरा जाती है। एक्सीडेंट काफी जोरदार होता है। उसका हाथ बुरी तरह टूट जाता है, हड्डी बाहर तक आ जाती है, लेकिन फिर भी वो पैनिक नहीं करता। वो बहुत ही शांत तरीके से सिचुएशन को हैंडल करता है। वो आसपास खड़े बच्चों को पैसे देता है, उनसे शर्ट लेता है और अपने हाथ को बांधता है ताकि खून रुक सके। फिर वो धीरे धीरे वहां से चलता हुआ निकल जाता है और बिना पीछे देखे गायब हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और यही इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है कि यहाँ बुराई हारती नहीं है, यहाँ विलन मरता नहीं है, बल्कि वो बस आगे बढ़ जाता है और पीछे छोड़ जाता है सिर्फ डर और खामोशी। ऐसे ही और मूवी देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और कहानी में।